हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसा कि क्लास 9th का एक्सरसाइज 3 आपका स्टार्ट हुआ था, जिसके चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो मैंने इसमें कुछ बातें पढ़ा भी था। बल क्या है, बल का इफेक्ट क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सभी बातों पर मैंने पिछले क्लास में ही चर्चा किया था। शायद अंतिम टॉपिक आप सबों का जड़त्व था। मैंने जड़त्व का डिफिनेशन लिखाया था और साथ ही साथ मैंने जहाँ तक पढ़ाया था वहाँ तक का नोट्स भी, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका था डिस्क्रिप्शन लिंक के, कि आप सभी अच्छे से फेयर बना चुके हैं जहाँ तक पढ़ाई हो रही है। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में जड़त्व पढ़ा था तो उसे आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे। आज उसके कुछ उदाहरण को जानेंगे, कुछ डेली लाइफ में जो जड़त्व दिखने को हमें कहाँ कहाँ मिलता है, यूज कहाँ है। तो सबसे पहले आज मैं एक बार पुनः आप सभी को रिमाइंड करा दूं, याद दिला दूं कि आखिर जड़त्व क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। तो मैंने आपको बताया था कि सर जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। कहता है किसी दरी को, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा कि किसी दरी को डंडे से प्रहार करने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्यों? किसी दरी को डंडे से प्रहार करने पर उस दरी से धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका मेन फैक्टर जो है इनर्शिया ही है, जड़त्व ही है। तो हम कहेंगे दरी पर डंडे से प्रहार करने पर पहले दरी तथा धूल के कण विरामावस्था में ही रहते हैं। डंडे से प्रहार करने के पहले दरी भी और जो है धूल का कण भी, दोनों जो है विरामावस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम दरी पर डंडे से प्रहार करते हैं तो दरी तो गतिमान हो जाती है, किंतु धूल कण विरामावस्था में ही रहते हैं तथा दरी से वे धूल कण दरी से अलग होकर गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के नीचे गिर जाते हैं। तो ये आपका यही रीजन था कि किसी दरी को डंडे से प्रहार करने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो आप जड़त्व का ही यहाँ पे यूज है। मैंने आपको बताया जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जो क्या करता है, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना पसंद करता है। अगर एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। और भी ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप बस गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें जो भी खड़े यात्री होते हैं वे पीछे की ओर इस प्रकार से झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका रीजन कहेंगे, जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू कर देती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके शरीर की ऊपरी भाग जड़त्व के कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है। दैट मीन्स वह जड़त्व के कारण जो है वो शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है विरामावस्था में बना होता है, इसलिए उसका शरीर क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है।
जैसे आप देखेंगे पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर, जब कोई पेड़ है, पेड़ की शाखा को पकड़कर आप जोर से हिलाएंगे तो उनके फल एवं पत्तियां टूटकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? तो यहाँ भी जड़त्व का ही यूजेस है। तो हम कहेंगे जब किसी भी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो पेड़ की शाखा तो गतिमान हो जाता है, परंतु फल और पत्तियां जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही मौजूद रहते हैं। अतः अपेक्षाकृत पके फल तथा कमजोर पत्तियां जो है, या सूखी पत्तियां हो या सूखी डालियां हो, वे टूटकर गुरुत्व बल के अधीन पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो ये सभी जितने भी हैं, जैसे आपसे और भी होगा, दौड़ते हुए घोड़ा के एकाएक रुक जाने से उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर फेंका जाता है। क्यों? कांच की खिड़की पर फेंका गया पत्थर कांच को चकनाचूर कर देता है, परंतु उस पर दागी गई गोली केवल छेद कर निकल जाती है। क्यों? ये सभी उदाहरण जड़त्व का ही है। जड़त्व के गुण के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो आप अच्छे से भली भांति जड़त्व के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है न्यूटन के प्रथम गति नियम। जानेंगे कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। लिख लेता हूँ, न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के अनुसार, न्यूटन का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, उनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। न्यूटन के अनुसार दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था तथा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। दैट मीन्स कहने का हुआ कि सर अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये बुक है, या क्या है, बुक है, अगर यह किसी भी जगह पड़ा हुआ है तो इसका प्रवृत्ति होगा, इसका इच्छा होगा जड़त्व के कारण कि यह वस्तु विराम की अवस्था में हो तो विराम की अवस्था में हो, विराम की अवस्था में ही रहे। अगर एक समान गति की अवस्था में हो तो वह एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती। दैट मीन्स कहने का है जिस भी अवस्था में हो वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, तब तक जब तक कि इस पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। जब तक इस पर बल नहीं लगाएंगे तो यह अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। इसी लॉ को, इसी नियम को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम में कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु, इसको लिखते हैं डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था तथा अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है
जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। चलिए, तो ये हमारा हो गया न्यूटन का प्रथम गति का नियम। देखिए ध्यान से, प्रत्येक वर्ड पर जोर देकर समझेंगे। कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है तब तक कि उस पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। यह बहुत बड़ा बात है, इस लाइन को आप छोड़ेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखना जरूरी होगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। इसे ही न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, तो आप कहेंगे कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य ना करे। इसी नियम को, इसी लॉ को न्यूटन्स का प्रथम गति नियम कहते हैं। न्यूटन्स का प्रथम गति नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इन्वेंशन, इस पे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वे न्यूटन साहब ने दिया था। इसके गति के पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2 में इसके न्यूटन के तीनों गति के नियम को मैंने ग्राफीय विधि से प्रूव भी करवाया था। आपको याद होगा कि न्यूटन के प्रथम 3 गति के नियम थे। एक था v बराबर u प्लस ए टी, एक था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको मैंने ग्राफीय विधि से आप सभी बच्चों को बताया था, और आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 2 का फेयर भी कर चुके हैं। तो चलिए, आप सभी सीख गए न्यूटन के प्रथम गति नियम। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अब जानेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम तो काफ़ी आसान है, लेकिन न्यूटन का द्वितीय गति नियम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए उसे ध्यान से समझेंगे। देखेंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है। इसको द्वितीय कर देते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम। चलिए, मैं जानेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब पहला लाइन ही समझ में नहीं आया होगा कि सर संवेग क्या है, संवेग किसे कहते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम को समझने से पहले हमें सबसे पहले संवेग को समझना पड़ेगा कि संवेग क्या है। तो आइए हम संवेग के पहले जानते हैं इसको। संवेग क्या है, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग का डिफिनेशन लिख देते हैं। कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, ध्यान से समझेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के
गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। दैट मीन्स का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू भी। इसका फॉर्मूला होता है, संवेग को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, P बराबर m इंटू भी। m जान रहे हैं द्रव्यमान है और भी आप जान रहे हैं वेग है। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे बात आया कि सर आप संवेग आ गया होगा समझ में, P बराबर m इंटू भी। अगर आपका इसका SI यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मास को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, है ना। द्रव्यमान को केजी में और वेलोसिटी को, वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो संवेग का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का SI यूनिट हो गया SI यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आप SI यूनिट निकालने जानते हैं। तो आइए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। संवेग समझ में आ गया क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू भी। मैंने देखा कि SI यूनिट P बराबर m इंटू भी। m यहाँ पे क्या है? मास है, मास को केजी में मापते हैं। भी वेलोसिटी है, वेग है, वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ये सब निकाल चुके हैं। तो इसका SI यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करूँगा। इसके हेल्प से, संवेग के मोमेंटम के हेल्प से हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम को समझेंगे। आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट में न्यूटन के द्वितीय गति नियम को बताने के बाद इसके लिए हम एक व्यंजक भी प्राप्त करेंगे जो जानेंगे। तो कहता है बल के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम में। जो बल का सूत्र, व्यंजक सूत्र को कहते हैं, फॉर्मूला को कहते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। हम प्रूव करके दिखाएंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम की मदद लेते हुए कि किस प्रकार से F बराबर m इंटू ए को प्रूव करेंगे। आप पढ़े होंगे हमेशा बल बराबर बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। लेकिन आज हम उस फॉर्मूला को साबित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो उसके पहले आइए, सबसे पहले मैं संवेग सीख लिए, उसके बाद न्यूटन के द्वितीय गति नियम को समझते हैं। कहता है कि किसी वस्तु के संवेग, अगर अब संवेग आएगा तो आप सभी का डाउट क्लियर है कि संवेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर, गौर। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। पॉइंट A का संवेग P1 है और पॉइंट B का संवेग P2 है। तो कहा कि अगर यहाँ, अगर और मान लेते इसके बीच का टाइम T है, तो कहा किसी में अंतर निकालना होता है तो अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए किसी में माइनस करते हैं, दूसरी वस्तु में पहली वस्तु को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 5 रुपीज है और आपके पास 10 रुपीज है, तो दोनों के पैसों का अंतर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 5 रुपीज कैसे? आपके पैसा में हम अपना पैसा माइनस कर दिए तो आपका कितना पैसा था वो अंतर पता चल गया। तो बोलेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन जब भी होगा सर, अब P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। परिवर्तन, अंतर, संवेग का अंतर की दर, दर का मतलब समय होता है T। परिवर्तन की दर उस वस्तु के
ध्यान देने योग्य बात है, उस वस्तु के बल के समानुपाती, बल फोर्स के समानुपाती होता है। मतलब ये जो है सर फोर्स के समानुपाती होता है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है, इसको समानुपाती कहते हैं। फोर्स के समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है, और यह परिवर्तन उसी बल की दिशा, उस बल की दिशा में ही होता है, उस बल की दिशा में ही होता है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी वस्तु को हम जिस ओर, मान लीजिए यह एक वस्तु है या एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जब हम उस तरफ धकेलेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इस वस्तु का दिशा इस तरफ ही होगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, किसी वस्तु को आप दूसरी तरफ धक्का देते हैं तो वो आपकी तरफ आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी वस्तु को जिस ओर धक्का देंगे वह वस्तु उस ओर ही जाती है। तो वही बात, यह परिवर्तन किस ओर होगी, जिस ओर बल लगेगा। तो आपको समझ में आ गया। ये जितना स्टेटमेंट है इसके बदला मैंने एक ही बात लिखा, F प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बाई T। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, आसान है। कहा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P1 की दर का मतलब समय। उस वस्तु के बल को F से, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोर्स से, उस वस्तु के बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है जिस ओर बल लगता है। इसी नियम को, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सिद्धांत को न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहा जाता है। तो आइए आगे चलकर इसी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक कहने का है फॉर्मूला, फाइंड करें, फार्मूला निकाले, तो हम सभी सीखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से फाइंड किया जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से ही मैं फॉर्मूला प्रूव करना होगा। ये फॉर्मूला प्रूव करने कहा रहा है F बराबर m इंटू ए। इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। चलिए मान लेते हैं m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग u है, u वेग से m द्रव्यमान, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, u वेग से चल रही है, और इसका संवेग p1 है। m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग p1 है, और जब उस वस्तु पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये F क्या है, बाह्य बल है, बाह्य और संतुलित बल है, F लगाया जाता है, तो T समय अंतराल में उस वस्तु का वेग v हो जाता है। वेग u से बदलकर क्या हो जाता है, v हो जाता है, और इस स्थिति में वस्तु का संवेग p2 होता है। इस स्थिति में जब m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v हो जाता है t समय के बाद, तो इस स्थिति में इसका संवेग p1 से बदलकर p2 हो जाता है, और बाहरी बल F लगाने के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो जाता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो जाता है। तो इतना सारा काम चित्र में करना है। पहले मैंने जिस प्रकार से न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखा, बताया, उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे, इस तरह का फिगर बनाएंगे। इस फिगर में मैंने जो भी काम किया उस काम को आपको लिखना है। इधर लिखेंगे कि लिखना है, इधर माना कि यहाँ पे इस तरह दाईं तरफ फोटो बनाएंगे और इस तरह प्रूफ करें। फेयर कॉपी में भी जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप सभी बच्चों को करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना
m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिशील है जिसका संवेग p1 है। जब उस वस्तु पर बाह्य बल F लगाया जाता है, जब m द्रव्यमान की वस्तु पर बाह्य बल F लगाया जाता है तो t समय अंतराल में उसका वेग v हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु का संवेग p1 से बदलकर क्या हो जाता है, p2 हो जाता है। और बाह्य बल जो F लगाए, एक्सटर्नल फोर्स जो हम F इस m द्रव्यमान की वस्तु पर लगा रहे हैं, इसके कारण इस वस्तु में एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, एक त्वरण a उत्पन्न होता है, जिसे त्वरण को स्मॉल a से डिनोट किए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप फार्मूला आएंगे, संवेग का फार्मूला जानते हैं, होता है P बराबर m इंटू v। आप सभी जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो क्या मैं वो स्टेटमेंट पहले लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा चूंकि P1 का संवेग लिखना है तो क्या बोलिए, P1 बराबर मैं लिख सकता हूँ P बराबर m इंटू v, m इंटू u। आपको फॉर्मूला आप पढ़े बताए थे, P बराबर m इंटू v, ध्यान से देंगे। लेकिन सर हम जब m द्रव्यमान की वस्तु इस पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ ये भी तो वेग है, ये v क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग है ना, फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पे v नहीं, P1 के लिए अगर लिखेंगे तो m इंटू u होगा। इसलिए मैंने लिखा P1 बराबर m इंटू u। उसी तरह से मैं लिखूंगा P2 के लिए, P2 के बराबर, आप सभी बच्चे बोले सर m इंटू v। कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कहता है कि इसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा। अगर मैं लिखूं कि संवेग में परिवर्तन, सब बच्चे होशियार हैं, क्या बोलेंगे, कितना परिवर्तन हो रहा है सर, संवेग में परिवर्तन हो रहा है P2 माइनस P1। किसी को कोई दिक्कत क्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संवेग में परिवर्तन कितना, परिवर्तन दैट मीन्स अंतर, डिफरेंस, P2 में माइनस कर दिए P1। अब कह दे कि संवेग में परिवर्तन की दर, देखिए दर का मतलब होता है टाइम, हिंदी में दर का मतलब होता है टाइम होता है। तो संवेग में परिवर्तन कितना था, P2 माइनस P1, समय लगा होगा कुछ, कितना समय लगा t, तो ये निकल गया संवेग में परिवर्तन की दर P2 माइनस P1 बाय t। अब कहता है न्यूटन के, अब मैं लिखूंगा, देखिए अब कॉन्सेप्ट पे आएंगे, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, द्वितीय गति नियम से। चलिए, मैंने अभी जस्ट न्यूटन का द्वितीय गति नियम पढ़ा। न्यूटन का द्वितीय गति नियम था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में, जो सेंटेंस में बोल रहा हूं उसे मैं लिखता जाता हूं। किसी वस्तु के, न्यूटन का द्वितीय गति नियम आप देख लेंगे, मिला के लिखे थे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है कितना, P2 माइनस P1 बटे t। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संवेग में परिवर्तन की दर P2 माइनस P1 बाय t उस वस्तु के बल के समानुपाती होता है। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए उसका बल कुछ ना कुछ फोर्स होगा, फोर्स लिखा, आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। F क्या बोले, उस वस्तु के बल F के समानुपाती, और ये जो साइन होता है समानुपाती का चिन्ह होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये F अगर फोर्स बढ़ेगा तो परिवर्तन भी बढ़ेगा और समय घटेगा। ये सीधा प्रोपोर्शनल होता है और नीचे जो इनप्रोपोर्शनल होता है। ये समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अगर फोर्स बढ़ेगा तो समय घटेगा, अगर समय घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, है ना। और जब फोर्स बढ़ेगा तो ये संवेग में परिवर्तन भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट घटता है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो समय घटेगा क्योंकि उल्टा हो गया, और समय घटेगा तो ये भी। ये आगे की क्लास में जानना है तो सिर्फ जानना है। ये क्या बोले, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या करेंगे, फिर से गौर देंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है ना। तो ये जो इसी आपको जो स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया। अब इसके बाद बढ़ें, ऊपर का मिटाते हैं क्योंकि यह थोड़ा लॉन्ग है। चलिए ऊपर भी मिटा देता हूं ताकि स्पेस इनफ होगा प्रूफ करने के लिए। ये बात याद रखता हूं। अब रूल कहता है न्यूटन साहब ने, अगर इस प्रोपोर्शनल समानुपाती चिन्ह को हटाना है तो न्यूटन साहब ने एक कांस्टेंट वैल्यू लाया के, प्रयोगशाला में अपने प्रयोग में किया, और एक इसका कांस्टेंट उसे कहा कि कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो मैं लिखता हूं एफ को चेंज किया, एफ समानुपाती के चिन्ह को हटा के लाया बराबर, और बराबर लाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू आया के। क्या आया कांस्टेंट वैल्यू के, और जो है उतार दिया मैंने P2 माइनस P1 अपॉन T, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लिखे थे F बराबर के, P2 के बदला मैंने लिखा था M इंटू यू, सॉरी P2 के बदला मैंने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, M इंटू यू, P2 M भी माइनस M U बटे T। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। P1 बराबर आपका था, क्या था, P1 था M इंटू यू और P2 था M इंटू भी। मैंने P2 के जगह M इंटू भी बिठा दिया, माइनस था तो माइनस, P1 के बदला M इंटू यू लिखा था वो, और समय था तो समय। अब कहता है कि सर इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, M कॉमन आ रहा है, तो जो भी कॉमन आ रहा है मैं उसे निकाल लेता हूं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, हो जाएगा F बराबर K इंटू M इंटू भी माइनस यू बाय टी। देखिए, और इससे कुछ याद आ रहा है कि सर F बराबर K इंटू M इंटू, बताइए क्या भी माइनस यू बाय टी किसी का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सर, आप त्वरण में पढ़ाए थे कि त्वरण का सूत्र होता है A बराबर भी माइनस यू बाय टी। याद आ रहा है आप सभी बच्चों को? बिल्कुल सर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, चूंकि जानते हैं हम सभी A बराबर होता है भी माइनस यू बटे टी, तो क्या इस वैल्यू के बदला हम सिर्फ और सिर्फ A लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा K इंटू M इंटू A, है ना। तो यहाँ तक आने के बाद मेरा टारगेट था कि सर F बराबर M इंटू A किसी तरह पुराना था, लेकिन ध्यान देने सर मेरा मंजिल के हम करीब हैं, लेकिन अगर किसी तरह ये हमारा K हट जाए, K किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाए,
मेरा मंजिल मिल जाएगा। तब यहाँ पर न्यूटन साहब ने अपने प्रयोग में एक वैल्यू रखा। ये मैं नहीं रखा, ये न्यूटन साहब ने प्रयोग किया अपने प्रयोगशाला में। उसके आधार पर जो के कांस्टेंट वैल्यू था, इसका वैल्यू देखिए क्या रखा। यदि F बराबर 1 न्यूटन, F का वैल्यू कितना ले ले, 1 न्यूटन ले ले, और M जो है मास जो है 1 kg ले ले, मास कितना ले ले, 1 kg ले ले, तो इसका त्वरण भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो K का वैल्यू 1 होगा। K का वैल्यू 1 हो। क्या माना न्यूटन साहब ने? कहा कि यदि फोर्स 1 न्यूटन हो और मास भी 1 kg हो किसी वस्तु का, और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड हो तो K बराबर 1 होता है। K का वैल्यू 1 ले लिया। तो अब मैं इस वैल्यू को बिठा देता हूं तो हो जाएगा हमारा, क्या था, क्या था देखेंगे। F सिर्फ K का वैल्यू को मैं पुटअप कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 1 इंटू M इंटू A। तो प्रूफ हो गया F बराबर M इंटू A। लिख देंगे अतः यही बल के लिए अभिष्ट व्यंजक है। व्यंजक किसको बोलते हैं? फॉर्मूला, सूत्र होता है ना। तो मैंने प्रूव कर दिया कि सर F बराबर M इंटू A, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट शुरू से किया लास्ट तक लिख देना है। प्रूव करने के बाद यहाँ पे लिख देना था यही बल के लिए अभिष्ट व्यंजक है, या यह बल का अभिष्ट व्यंजक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन का दूसरा गति नियम समाप्त हो गया और मैंने प्रूफ भी कर दिया बल का, है ना। प्रूव्ड, मैंने साबित कर दिया। तो आशा करते हैं यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, एक बार 2 बार समझ में आ जाएगा, कोई खास भारी नहीं है ना। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कॉल करके पूछ लेंगे या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेंगे। मैं जहाँ तक जो भी क्लास ले रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ तक का डेली बाय डेली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, ताकि आप फेयर करते रहें। और जिस दिन भी मैं फेयर आपको सबमिट करने के लिए कहूँ, आप फोटो खींचकर उसका व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जो भी बच्चे नहीं कर रहे हैं उसको बाद में बहुत जो है दिक्कत आने वाला है। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई चालू है, तो आप अपना अस्त्र शस्त्र मजबूत करके रखें, ताकि जब भी इंस्टीट्यूट ओपन हो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो फेयर करना ज़रूरी है। अगर कोई भी दिक्कत होता हो तो आप पूछे ज़रूर, आप पूछेंगे तभी तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और घर पर रहकर इस आपदा की मुश्किल घड़ी में अच्छे से पढ़ाई करें। यहीं पर क्लास को ख़त्म करता हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर मैं जो है इसके क्वेश्चन आंसर का PDF बनाकर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगा। वहाँ से आप जो है क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लेंगे और फेयर कर लेंगे। और इसका एक क्लास एक्सरसाइज 3 का
बच गया है, एक क्लास एक्सरसाइज 3 का और होगा, उसमें से यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सभी केमिस्ट्री या बायो शुरू करेंगे, क्योंकि फिजिक्स 3 लेसन तक मेरा खत्म होने वाला है, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट एक वीडियो और होने के बाद 9th क्लास का या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करूँगा या नहीं तो बायोलॉजी को स्टार्ट करूँगा। तो आप सभी फेयर यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे और आज तक मैंने जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक का फेयर बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कल 10 बजे के पहले भेजना है ना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी बच्चों को पता है, इसी पर मैसेज करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। होमवर्क 10 बजे के पहले भेजेंगे, बनाकर फेयर कर लेंगे। आपका फेयर रहा, मैंने जहाँ तक एक्सरसाइज 3 को पढ़ाया वहाँ तक का फेयर आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।